तो अभी दिल्ली के गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिल लेके आई है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021। और ये बिल अमेंड करेगा 1991 के एक्ट को, तो जिसको लेके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अभी जंतर मंतर पे स्ट्राइक किया था, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, और बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया था। तो इसमें हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का एंड दूसरा है चीफ मिनिस्टर का, उनके बीच में कंसर्न क्या है। तो ये टॉपिक का नाम है हु विल रूल दिल्ली। तो इसमें समझते हैं रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट का दो इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था। एक जजमेंट आया था 4 जुलाई 2018 को। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बैलेंस वे में जजमेंट दिया था, और जिसमें कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या पावर होगा, चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर होगा, 2018। देन 2019 में भी एक जजमेंट आया, और वो जजमेंट था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो में अपॉइंटमेंट्स, ये सब कैसे होगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अभी जो गवर्नमेंट बिल लेके आई है, बिल इज नथिंग बट प्रपोजल, और जब वो प्रपोजल पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। तो बिल का क्रिटिसिज्म क्या है, बिल का इम्प्लीकेशन क्या है, उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर ये बिल के अंदर जो भी मेंशन है वो पास हो जाता है तो दिल्ली विल बी रिड्यूस टू ए म्युनिसिपैलिटी। देन दिल्ली प्रेजेंटली कैसे गवर्न होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर है दिल्ली का। मल्टीपल अथॉरिटीज है वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, मल्टीपल अथॉरिटी वहाँ पे रूल कर रहा है। देन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 239 AA, आर्टिकल 239 B दिल्ली के गवर्नेंस के लिए हमने क्रिएट किया है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने किया था, और अभी जो दिल्ली में सेटअप है लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड देन चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से है। दिल्ली के पास चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशन क्या है दिल्ली के गवर्नेंस स्ट्रक्चर का, और लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे ये पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है कि दिल्ली के जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर को माने या तो चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को माने, तो दोनों के बीच में वो सैंडविच हो जाते हैं, और जिससे जो दिल्ली के जो लोग हैं वो लोग सफर करते हैं। नाउ रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। सो 15 मार्च 2021 को गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 आया। इसको हमने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। अब इसके लिए हमें यह समझना है कि दिल्ली क्या होता है, दिल्ली क्या है, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्या होता है, NCR क्या है, एंड न्यू दिल्ली क्या है। सो ये सारे टर्म समझना पड़ेगा। सबसे पहले आता है न्यू दिल्ली, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पे कृषि भवन है, जहाँ पे उद्योग भवन है। तो ये सारा आएगा न्यू दिल्ली का एरिया है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस लोकेटेड हैं। उसके बाद पूरा का पूरा दिल्ली ये हो जाएगा, दिस इज न्यू दिल्ली। देन पूरा का पूरा दिल्ली हो जाएगा, डेट इज NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके अंदर पूरा का पूरा दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, पूरा दिल्ली इसके अंदर आ गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसके हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंड चीफ मिनिस्टर वहाँ पे इसको गवर्न करते हैं। उसके बाद आएगा NCR रीजन। सो दिल्ली के पास हरियाणा का गुड़गांव, यूपी का नोएडा, यूपी का गाजियाबाद, राजस्थान का अलवर, हरियाणा का फरीदाबाद, हरियाणा का पलवल, ये सारे एरिया हैं वो NCR बनाते हैं। तो NCR का फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। सो न्यू दिल्ली जहां पे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस लोकेटेड हैं। NCT पूरा का पूरा दिल्ली, उसको NCT भी कह सकते हैं, उसको दिल्ली भी कह सकते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और उसको दिल्ली कह सकते हैं। NCR दिल्ली के आजू बाजू दूसरे स्टेट में एरिया जहां पे कल्चरल ओवरलैपिंग है, कल्चरल सिमिलरिटी है दिल्ली से। जैसे गुड़गांव का जो कल्चर होगा वो दिल्ली के कल्चर के सिमिलर है, नोएडा का जो कल्चर होगा वो दिल्ली के कल्चर सिमिलर है। तो यहाँ पे कल्चरल सिमिलरिटी होता है, तो डेट इज NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। NCR के डिफरेंट रीजन को डिफरेंट गवर्नमेंट रूल करती है। जैसे गुड़गांव है
फरीदाबाद है उसको हरियाणा गवर्नमेंट रूल करेगी, नोएडा गाजियाबाद है उसको यूपी रूल करेगी, अलवर है उसको राजस्थान रूल करेगी। तो ये सारा एनसीआर रीजन में आया। गवर्नमेंट ने ये बिल लेके आई, तो बिल का पर्पस क्या है कि ये अमेंड करेगा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। अब ये 1991 वाला एक्ट क्यों आया था? 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने किया और उसके अंदर हमने इंसर्ट किया आर्टिकल 239 डबल ए, आर्टिकल 239 डबल बी, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट लेके आए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो जो भी चेंजेस किया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये लेके आए। इसको शॉर्ट में कहते हैं GNCTD एक्ट। So Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, it will implement the provision of 69th Constitution Amendment Act. This act provided framework for functioning of Legislative Assembly and Government of National Capital Territory of Delhi. This bill amend certain power and responsibility of Legislative Assembly and Lieutenant Governor. लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या पावर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या पावर होगा, तो ये बिल ने गवर्न किया। नाउ बिल का प्रोविजन क्या है? अभी जो बिल आया उसका प्रोविजन क्या है? सबसे ड्रैकोनियन और सबसे इंटेंस प्रोविजन है कि अभी अगर मैं ऐसा कहता हूं कि दिल्ली में गवर्नमेंट कौन है, तो एक कंफ्यूजन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। बट ये बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है उसने क्लियर कर दिया कि दिल्ली में जब भी हम गवर्नमेंट कहते हैं तो गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी दिल्ली में अल्टीमेट रूल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो इस बिल ने ये कहा कि दिस बिल प्रोवाइड द टर्म गवर्नमेंट रेफर टू एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली will imply lieutenant governor. So government in Delhi means lieutenant governor. चीफ मिनिस्टर का पावर नल एंड वॉइड हो गया। अभी भी चीफ मिनिस्टर के पास इतना भी पावर नहीं है दिल्ली में कि वो अपना सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है। चीफ मिनिस्टर के पास इतना भी पावर नहीं है कि एक प्यून को वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड पावर है और इससे और ज्यादा पावर कम हो जाएगा। इवन एक मेयर के पास जितना पावर होता है सिटी का, उससे भी कम पावर हो जाएगा। Then rules of procedure of assembly. This act allow legislative assembly to make rules and regulate procedure and conduct of business in the assembly. Now, अभी तक जैसे अगर मैं देखूं गुजरात असेंबली कैसे चल रहा है, तो गुजरात असेंबली के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स एंड रेगुलेशन गुजरात असेंबली ने बनाया होगा, बट इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो लोकसभा का रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा। यानी दिल्ली असेंबली के ऊपर दिल्ली असेंबली का रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा, इट विल बी ऑफ लोकसभा, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सो बिल प्रोवाइड दैट सच रूल मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। सो फर्स्ट गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर, और दूसरा दिल्ली असेंबली कौन से रूल्स को फॉलो करेगा, तो जो रूल्स लोकसभा का रूल्स है उसको फॉलो करेगा। थर्ड, इंक्वायरी बाय असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। अभी रिसेंट टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट मींस चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर केजरीवाल एंड दिल्ली असेंबली, उन्होंने कुछ इंक्वायरी अनाउंस किया था। जैसे लास्ट ईयर 2020 में दिल्ली में राइट हुआ था, उसका इंक्वायरी एक कमेटी का सेटअप किया था, दिल्ली में एयर पोल्यूशन को स्टडी करेगा। इस बिल ने क्लियर कर दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट वो कोई भी कमेटी को सेटअप नहीं कर पाएगा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा, नाइदर फ्यूचर में कर पाएगा, नाइदर प्रेजेंट में कर पाएगा, और पास्ट में उसने अगर कुछ ऐसा इंक्वायरी कमेटी बनाया होगा, उस इंक्वायरी कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया होगा वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। यानी नो पास्ट, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर। सो इंक्वायरी बाय असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, दिस बिल प्रोहिबिट legislative assembly from making any rule to enable itself or its committee of assembly to consider matter of day-to-day administration of NCT of Delhi, conduct any inquiry in relation with administrative decision. Further, bill provided all such rules made before its enactment will be void. यानी पास्ट में भी अगर कुछ रूल्स हमने बनाया होगा कमेटी का, वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। सो नाइदर दे कैन मेक इन फ्यूचर
प्रेजेंट में जो है वो सारा डिसॉल्व हो गया और पास्ट में जो रिकमेंडेशन दिया था वो भी खत्म हो गया। देन एसेंट टू द बिल। नॉर्मली कोई भी बिल जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास 5 ऑप्शन है बिल जो असेंबली से पास होगा। एक ऑप्शन है वो बिल को यस कह सकते हैं, दूसरा है नो कह सकते हैं, थर्ड नो एक्शन ले सकते हैं, फोर्थ रिटर्न कर सकते हैं और फिफ्थ रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शन, यस, नो एक्शन एंड रिटर्न। प्रेसिडेंट 4 ऑप्शन ले पाएंगे। अभी तक ऐसा था कि 2018 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मैकेनिकल मैनर में वर्क नहीं करेगा, यानी सारे के सारे बिल को उसने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो मैकेनिकल जो मैनर है उसमें वो वर्क नहीं करेगा, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने दिमाग को अप्लाई करेगा। सारे के सारे बिल को सेंड नहीं करेगा, कुछ बिल को ही सेंड करेगा। लेकिन अभी का जो बिल था उसने क्लियर कर दिया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। सो अर्लियर नॉट ऑल बिल, सम ऑफ द बिल वेयर देयर इज अ कंफ्यूजन, जहां पे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एक्ट के साथ कंफ्लिक्ट में आता है, नाउ ऑलमोस्ट ऑल द बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। सो एक्ट रिक्वायर लेफ्टिनेंट गवर्नर टू रिजर्व सर्टन बिल passed by legislative assembly for consideration of president। कौन से बिल हैं? Which may diminish power of High Court of Delhi, which president may direct to be reserved, कि नहीं आप मेरे लिए रिजर्व रखो, dealing with salary allowances of a speaker, deputy speaker, MLA, member of assembly, minister, and relating to official language of assembly or NCT of Delhi। यानी ये सारे बिल सब्जेक्ट के लिए अगर कोई बिल आता है तो वो तो रिजर्व रखना ही पड़ेगा। देन बिल रिक्वायर एलजी टू आल्सो रिजर्व दोस बिल फॉर प्रेसिडेंट व्हिच इंसिडेंटली कवर एनी मैटर आउटसाइड द परव्यू ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ दिस इज वेरी वेग। अब ये कौन सा पावर है ना? तो बहुत वेग है कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर अपने पावर के बियॉन्ड कुछ वर्क करता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्ट लेके आया, लेजिस्लेटिव असेंबली कहता है कि नहीं हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इस एक्ट को पास नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एक्ट लेके आता है उसको फॉलो करना है, लेकिन उसको कंडेम करने के लिए वो कोई रेजोल्यूशन लेके आ सकता है, यहाँ पे वो भी नहीं ला सकता है। सो बिल रिक्वायर लेफ्टिनेंट गवर्नर टू रिजर्व एनी बिल जहां पे उसको लगता है सेंटर के पावर को इन्फ्रिंज कर रहा है या जहां पे दिल्ली असेंबली के पास सफिशिएंट पावर नहीं है। देन LG opinion for executive action act specified that all executive action taken by government whether taken on advice of minister or otherwise must be in the name of LG। जैसे हम कैसे कहते हैं कि गुजरात में अगर कोई भी हम डिसीजन लेते हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर के नाम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी डिसीजन लेते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे, स्टेट में गवर्नर हेड नहीं है, गवर्नमेंट का हेड नहीं है, वो पूरे स्टेट का हेड है, गवर्नमेंट का हेड नहीं है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में यस प्रेसिडेंट हेड है, तो प्रेसिडेंट के नाम पे डिसीजन लेते हैं आप। हम हेड ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जैसे कोई डिसीजन लेते हैं पार्ट 5 को पढ़ना तो उसमें से लिखा होता है ना कि इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट ने किसी डिप्लोमेट को भेजा, प्रेसिडेंट ने पीस ट्रीटी साइन किया, प्रेसिडेंट ने बिल को एसेंट दे दिया। और कभी कभी आप देखना, मैं बताता हूँ आपको, कोई बिल है पार्लियामेंट से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट अभी अपने कंसिडरेशन के रख रहे हैं तो अपोजिशन पार्टी उनके पास जाती है और कहती है कि हम प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट हमने किया कि आप इस बिल के ऊपर थॉट दो, आप इसके बारे में विचार करो, आप सोचो। बट स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के पास उतना पावर नहीं है। गवर्नर इज अ हेड ऑफ स्टेट, बट यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के पास मच मोर पावर है कंपेयर टू प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दिस इज जस्ट ए नेम। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एन एडमिनिस्ट्रेटर जिसका नाम हमने गवर्नर रखा है। नाउ अब इस बिल में रिवर्स हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे सारा डिसीजन लेंगे। समझ में? बिल एड सर्टन मैटर एज स्पेसिफाइड बाय LG, हिज ओपिनियन मस्ट बी ऑब्टेन्ड before taking any executive action or decision of minister and council of minister, which means
दिल्ली में कुछ भी डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन इम्प्लीमेंट लेने से पहले हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, एलजी को इन्फॉर्म करते थे कि सर हमने ये डिसीजन लिया, अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको इन्फॉर्म कर दिया, अब उससे परमिशन लेना पड़ेगा। सो एक था पोस्ट इंटीमेशन और अब हो गया प्रायर प्रायर परमिशन, वो हमें लेना पड़ेगा। अब ये तो इस बार का जो बिल था उसके प्रोविजन है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत ज्यादा पावर दिया। और एक इसमें चैलेंज ये आ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई इलेक्टेड तो है नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेटेड है। कौन नॉमिनेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दिल्ली के ऊपर पूरा का पूरा पावर हो गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था। अब वो जजमेंट है, उसने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का कॉन्करेंस, लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल, वो सिर्फ हमें पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड में ही चाहिए। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के अंदर हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। सो प्रायर परमिशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ओनली इन दिस 3 मैटर, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड के अंदर। सो एलजी कॉन्करेंस इज नॉट रिक्वायर्ड on the issue other than police, public order and land. It added, और ये बहुत important है, that decision of council of minister will however must be communicated to LG. जो भी decision लिया communicate करेंगे। It has to be clearly stated that requiring prior concurrence of lieutenant governor would absolutely negate ideals of representative governance. अब representative governance क्या होता है कि जनता अपने लीडर्स को इलेक्ट करती है, लीडर्स वर्क करते हैं, जनता का जो विल होगा उसके अकॉर्डिंग लीडर वर्क करते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में जनता उनको रिप्लेस कर देगी, किसी और को वोट देगी। एंड डेमोक्रेसी कंसीव्ड फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली बाय आर्टिकल 239 AA ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एलजी वाज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस इफ ऑफ दिस विल बी ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये कहा गया उसमें। देन स्टेटस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज नॉट दैट ऑफ गवर्नर, वो गवर्नर नहीं है, सिर्फ नाम गवर्नर है। रादर ही रिमेन एज एडमिनिस्ट्रेटर इन द लिमिटेड सेंस वर्किंग विद द डेजिग्नेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था बहुत ही बैलेंस जजमेंट था। उसमें उसने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी क्या पावर होगा और चीफ मिनिस्टर के पास भी क्या पावर होगा, दोनों को बैलेंस किया। इट ऑल्सो पॉइंटेड आउट, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट किया। इट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट कीप इन माइंड दैट दिल्ली इज नॉट ए स्टेट, यानी चीफ मिनिस्टर को भी कहा गया कि देखो आप कोई फुल स्टेट तो है नहीं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात जो स्टेट है उसकी तरह आपके पास भी फुल अथॉरिटी तो मिलेगा नहीं। एलजी को भी कहा गया कि देखो आपका नाम गवर्नर है बट यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी दोनों के लिए एक लाइन ड्रॉ किया गया। नाइदर एलजी विल हैव फुल अथॉरिटी, नाइदर चीफ मिनिस्टर विल हैव फुल अथॉरिटी। 2018 का वन ऑफ द जजमेंट है, मतलब जितना मेरे को पता है कि बहुत ही बैलेंस जजमेंट था, दोनों साइड को इसने बैलेंस किया। एससी also categorically pointed out that LG should not act in mechanical manner, जो आगे मैंने बताया था, without due application of mind and so as to refer every decision of council of minister to president. आप दिमाग को अप्लाई करो, सब चीज प्रेसिडेंट के पास थोड़ी भेजना है, जो काम का है उसी को भेजो, जो इंपॉर्टेंट है उसी को भेजो। 2018 का जजमेंट आया। अब जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उनके मिनिस्टर, दिल्ली असेंबली को लगा कि अब एलजी के पास कोई फाइल भेजने की जरूरत ही नहीं है, तो उन्होंने एलजी के पास फाइल भेजना बंद कर दिया। कोई भी डिसीजन लेते थे एलजी के पास बाद में जाता था, 1-2 महीना इंप्लीमेंट करने के बाद। तो एलजी अगर ऑब्जेक्शन रेस भी करेगा तो क्या फर्क पड़ता है, उसको तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा चलते रहा। फिर नवंबर 2018 में दिल्ली के जो लॉ सेक्रेटरी हैं उन्होंने लेटर लिखा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, और उन्होंने कहा कि इससे एलजी का पावर डिमिनिश हो रहा है। आप कोई भी फाइल एलजी के पास नहीं भेज रहे हो तो पावर डिमिनिश हो रहा है, और एलजी के पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है कि किस टाइप ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में चल रहा है, तो वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया। देन 14 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फिर से जजमेंट आता है 7 मंथ के बाद। पहले जुलाई में आया था, अब फरवरी में 7 में आया। इसमें पहला कहा गया, और वहां पे मीनवाइल चीफ मिनिस्टर क्या करते थे, उन्होंने एक मिसचीफ किया था कि जैसे कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, वो है तो दिल्ली में,
अब जैसे कि अगर मैं गुजरात में हूँ, मैं किसी भी स्टेट का रेसिडेंट हूँ, से महाराष्ट्र का हूँ, कर्नाटक का हूँ, लेकिन अभी अगर मैं गुजरात में हूँ तो मेरे ऊपर गुजरात के लॉ भी एप्लीकेबल होंगे। गुजरात पुलिस, गुजरात एडमिनिस्ट्रेटर वो मेरे को रेगुलेट करेगा। तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर कोई करप्शन का केस आया तो दिल्ली का जो एंटी करप्शन ब्रांच है उनको इन्वेस्टिगेट करने लगा, उनके ऊपर रेड करने लगा। एक्चुअली कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है उसके ऊपर कौन डील कर सकता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील कर सकता है। दिल्ली इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने मिसचीफ किया, तो उसके बाद ये मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया। सो एंटी करप्शन ब्रांच जो दिल्ली गवर्नमेंट का है उसके पास पावर क्या है रिगार्डिंग पुलिस एनी फॉर्म में। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डज नॉट हैव आइदर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर, यानी ना तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ना तो केस रजिस्टर कर सकता है, ना तो किसी को अरेस्ट कर सकता है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, पुलिस में, लैंड में, पब्लिक ऑर्डर में दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एंटी करप्शन ब्रांच इज नॉट empowered टू इन्वेस्टिगेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर ऐसे हम देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट ऑल पावरफुल हो जाएगा, प्रेसिडेंट भी वहां पे है, प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। कल वो ऐसा कह सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो दिल्ली में मत रखो, उसको गांधीनगर में शिफ्ट कर दो, ये भी कर सकता है वो। तो लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, और ये कोर्ट ने क्लियर किया। उसके बाद एक हमारे पास एक्ट है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। तो सेटिंग ऑफ इंक्वायरी अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा कहा, स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी वुड मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अगर ऐसा कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इंक्वायरी को सेटअप कर सकता है, तो दिल्ली के केस में वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे यूनियन टेरिटरी के केस में वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इम्पावर है यहाँ पे इंक्वायरी कमीशन को एस्टैब्लिश कर सकता है। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने कैसे इंक्वायरी कमीशन एस्टैब्लिश किया, और यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ सीनियर गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, सेक्रेटरी थे, और उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, तो उसके लिए इंक्वायरी कमेटी को सेटअप किया था, तो कोर्ट ने रिजेक्ट किया। By this definition, it would make central government the competent authority to form commission of inquiry under the act for union territory. अभी जो बिल आया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिफेंड कर रहा है कि हम 2019 के सुप्रीम कोर्ट के एक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट कैसे अपोज कर रहा है कि 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको अपोज कर रहा है, उसके कंफ्लिक्ट में आ रहा है, क्योंकि 2019 के जजमेंट में ऐसा कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर है, दिल्ली के लिए इंक्वायरी कमीशन एस्टैब्लिश करे, एलजी के पास पावर है, और 2018 में एलजी के पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का ही कन्फ्लिक्टिंग व्यू है दोनों में। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि फैक्ट को अपने हिसाब से यूज करते हैं डिफेंड करने के लिए, अपोज करने के लिए। नाउ मिनिमम रेट फॉर एग्रीकल्चर लैंड, द बेंच ऑल्सो सेड गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ऑन सर्कल रेट, बट एलजी इज empowered टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एनी मैटर। सर्कल रेट, वहां पे लैंड का जो है वो कितना रेट चल रहा होगा, तो उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है दिल्ली असेंबली, दिल्ली गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है, बट एलजी के पास अथॉरिटी है, उसको चाहे तो रिवर्स कर ले, उसको चाहे तो सपोर्ट करे, उसको चाहे तो चेंज करे। एलजी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डिफर routinely with the decision of council of minister. Differences should be on the cognate and strong reason. In case of difference of opinion, LG can refer matter to the president. प्रेसिडेंट फिर देखेंगे कि ओके दिल्ली गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है, दिल्ली गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड एलजी का क्या है, ओके, और प्रेसिडेंट इसको सेटल करेंगे, बट नॉट एवरी मैटर, कि ऐसा थोड़ी है कि सारा का सारा मैटर आपने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द पावर टू अपॉइंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल लाई विथ एनसीटी गवर्नमेंट, और एनसीटी का गवर्नमेंट कौन है, एलजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब जैसे कि गुजरात गवर्नमेंट का अपना लॉयर है, तो उसको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, बट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे नो, एलजी अपॉइंट कर सकता है, और यहाँ पे एडवोकेट जनरल नहीं है, रीजन क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो अटॉर्नी जनरल है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकता है।
Bench, however, observe, we therefore hold that Lieutenant Governor, while appointing a special public prosecutor to act on aid and advice of Council of Minister, but इसमें बाद में ये भी कहा गया कि वो बाउंड नहीं है. Lieutenant Governor can go either way also. उसके बाद exclusion of service, transfer and posting of officer of the level of joint secretary and above will be done by center. joint secretary से नीचे है वो दिल्ली गवर्नमेंट करेगा. for other level including Dynix officer, एक सर्विस है सिविल सर्विस के अंदर, टोटल 24 सर्विस, उसमें से एक सर्विस है Dynix. so दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस फाइल कैन बी रूटेड थ्रू चीफ मिनिस्टर टू एलजी. सोल अथॉरिटी एलजी है हर एक केस में, बट कहाँ पे चीफ मिनिस्टर से पूछना है, कहाँ पे चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछना है. द बेंच said it expected chief minister as well as LG to have a harmonious working relationship. हमेशा conflict में ना आए. अगर आप 2015 से 19 के बीच में देखेंगे तो एवरीडे न्यूज आएगा कि एलजी गवर्नमेंट, पहले नजीब जंग थे, फिर अनिल बैजल हैं, एवरीडे देयर वाज सम कंफ्यूजन, सम कन्फ्लिक्ट, सम प्रॉब्लम बिटवीन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड एलजी के बीच में, दोनों के बीच में प्रॉब्लम था. नाउ अब इस बिल का क्रिटिसिज्म क्या है? तो अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट बिल लेके आई है, उसके प्रोविजन क्या है, सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन. सेकंड हमने देखा 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एंड देन 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. तो अभी जो बिल आया है उसका क्रिटिसिज्म क्या है? पहला क्रिटिसिज्म है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर को कटेल कर लेगा. अब यहाँ पे एक चीज समझो, इंडिया के 1.35 बिलियन पॉपुलेशन है. इमेजिन करो सारे के सारे लोग जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो कितना ह्यूज हमें पार्लियामेंट चाहिए. पार्लियामेंट में हम डिस्कशन डिबेट ही नहीं कर पाएंगे. सब लोग अगर अपना काम वाम छोड़ के पार्लियामेंट में पूरे दिन बैठे रहेंगे, लॉ बनाएंगे, तो इंडिया का इकोनॉमी कैसे वर्क करेगा? तो हम क्या करते हैं, हम एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया हमने. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ बनाएंगे. ये लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा. एक बार जब इम्प्लीमेंट हुआ तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा. हमें लगता है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट आया, तो नेक्स्ट टाइम जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं सर, आपने जो लॉ बनाया है वो ठीक नहीं है, हम इस बार आपको वोट नहीं देते, हम इस बार कोई और पॉलिटिकल पार्टी को ट्राई करेंगे. उन्होंने जो लॉ बनाया उसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे कि सर आपने जो लॉ बनाया उससे हमारे लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस आया, हम इस इलेक्शन में भी आपको वोट करते हैं और आप क्या करो और ऐसे लॉ हमारे लिए बनाओ जिससे हमारे लाइफ के प्रोस्पेक्ट इंप्रूव हो जाए. तो अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कोई लॉ बना रहा है, उसका कंसिक्वेंसेस को ध्यान में रख के हम नेक्स्ट इलेक्शन में डिसीजन ले सकते हैं, इसको सपोर्ट करना है, इसको अपोज करना है. बट इमेजिन करो कोई नॉमिनेटेड है या कोई अपॉइंटेड है, जैसे कोई जज हुआ, कोई ऑफिसर हुआ, इन लोगों ने कोई लॉ बनाया और उससे हमारे लाइफ के अंदर नेगेटिव इफेक्ट आया. मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं जजेस को तो रिप्लेस कर नहीं सकता, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर को रिप्लेस तो कर नहीं सकता. यानी वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ईथोस के अगेंस्ट है कि जो नॉन इलेक्टेड है वो लॉ बना रहा है. एलजी क्या है? नॉन इलेक्टेड है. सो एलजी अगर लॉ बना रहा है, अगर उसका नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है, तो दिल्ली के लोगों के पास क्या ऑप्शन है? वो एलजी को तो हटा नहीं सकते हैं. लेकिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, अगर लगता है दिल्ली में उसका इफेक्ट नेगेटिव आया तो वो लोग उनको हटा सकते हैं. तो हमें सबसे पहले ध्यान में ये रखना चाहिए कि जो नॉन इलेक्टेड हैं उसके पास ज्यादा पावर नहीं देना चाहिए. तो ये बिल क्या कर रहा है कि नॉन इलेक्टेड के पास ज्यादा पावर दे रहा है. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास ऑथोरिटी है, बट उनको जनता को जवाब देना है, बट उनके पास वर्क करने के लिए कुछ है ही नहीं. लेफ्टिनेंट गवर्नर वो जनता को अकाउंटेबल नहीं है और उनके पास सारा का सारा वर्क है. यानी तो इलेक्शन का पर्पस क्या हुआ दिल्ली में? हम क्यों दिल्ली में इलेक्शन करा रहे हैं? जब चीफ मिनिस्टर जनता के सामने जाएंगे तो कौन से इशू को लेके जाएंगे? क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास तो कुछ वर्क होगा ही नहीं, सारा का सारा वर्क तो एलजी के पास है. तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर को कटेल कर रहा है. अगर ये बिल क्लियर होता है तो दिल्ली गवर्नमेंट है वो एक म्युनिसिपैलिटी की तरह रिड्यूस हो जाएगा. जितना अहमदाबाद के मेयर के पास पावर है, शायद उससे भी कम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास पावर होगा, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है तो दूसरे भी रेस्ट्रिक्शन है उनके पास.
ये 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट है। दिल्ली के अंदर इस 2020 का जब इलेक्शन हुआ था तो उसके अंदर एक इशू था कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड हमें कन्वर्ट करना चाहिए। दिल्ली का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? या तो दिल्ली को पूरा का पूरा स्टेट बना दो, या तो दिल्ली को कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कर दो। पर ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, कुछ चीफ मिनिस्टर के पास पावर, चीफ मिनिस्टर कंप्लेन करते हैं। जैसे दिल्ली में फरवरी के मंथ में सफाई कर्मचारी ने 22 डेज का हड़ताल किया था, तो उस समय अगर आप दिल्ली में जाओगे तो देखना 5-5 फीट 6-6 फीट का पूरा कचरा हर एक रोड पे इकट्ठा हो गया था। इवन आपको गाड़ी ड्राइव करना है तो भी उसके बीच में से लेके जाना पड़ेगा, आप फुटपाथ पे चल रहे हो तो भी पूरा कचरा आ जाता है। उससे पहले जो है दिल्ली के टीचर ने स्ट्राइक किया था, उससे पहले दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक किया था। तो अब दिल्ली गवर्नमेंट से पूछें तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो एमसीडी को पैसा दे दिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। एमसीडी का कहना है कि नहीं, हमारा 24,000 करोड़ बाकी है जो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं दे रही है। दिल्ली गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर एमसीडी को ब्लेम करती है। तो एमसीडी है, दिल्ली गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता, और कभी कभी वो डेलिबरेट कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है तो दिल्ली में एमसीडी को बीजेपी रूल कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट को आम आदमी पार्टी रूल कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बीजेपी रूल कर रही है। तो जब डिफरेंट पार्टी आ जाती है देन और ज्यादा कंफ्यूजन इरप्ट होता है। तो दिल्ली को पूरा स्टेटहुड बनाने का ड्रीम ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। रीजन, क्योंकि इससे एलजी के पास बहुत ज्यादा पावर चला जाएगा। बिल का इम्प्लीकेशन क्या है? इलेक्टेड गवर्नमेंट को हर एलजी का एडवाइस लेना पड़ेगा कोई भी कैबिनेट डिसीजन को इंप्लीमेंट करने से पहले। जीएनसीडी एक्ट 1991 barring assembly or its committee from making any rules to take up matter concerning day-to-day administration or conduct inquiry in relation to administrative decision। यानी असेंबली ना तो कोई अब इंक्वायरी कंडक्ट कर पाएगा, ना तो कोई डिसीजन ले पाएगा। सेम गोज विद कैबिनेट बिफोर प्रायर परमिशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी। नाउ अभी दिल्ली का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर आया? 1952 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उस समय इंडिया में 4 टाइप के स्टेट थे, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया तो दिल्ली पार्ट सी स्टेट था, और उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के अंदर। उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का रिपोर्ट आया, और इंडिया में बहुत सारे थॉट इमर्ज हो रहे थे कि इंडिया में स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज करें, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से, किस वजह से करें। तो एक थॉट आता है कि हम एक काम करते हैं, इंडिया में जो स्टेट हैं उसको लैंग्वेज के बेसिस पे हम बनाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे तो उस स्टेट के लोगों का मदर टंग वो पर्टिकुलर लैंग्वेज होगा, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर वही लैंग्वेज यूज करेंगे तो बेनिफिट होगा। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1995 में अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है, और उसके बाद स्टेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट बनाते हैं, तो डेट इज आंध्र प्रदेश का क्रिएशन करते हैं। मद्रास स्टेट है, उसमें से तेलुगु स्पीकर को अलग करते हैं, और अलग करने के बाद आंध्र प्रदेश का क्रिएशन करते हैं। तो उस समय दिल्ली को यूटी डिक्लेयर किया गया, और चीफ कमिश्नर हैं वो दिल्ली को हेड करेंगे, दिल्ली को रूल करेंगे। 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने किया, और दिल्ली के अंदर एक पॉपुलरली इलेक्टेड असेंबली का फॉर्मेशन किया, 70 सीट होगा, और दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर होंगे जो असेंबली उनको इलेक्ट करेगी। तो अभी जो दिल्ली के अंदर स्ट्रक्चर है वो 1991 का स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट का 3 ब्रांच होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड जुडिशरी ब्रांच। एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या होता है? ये एग्जीक्यूट करता है, ये इंप्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट करता है। लेजिस्लेचर लेजिस्लेट करता है, लॉ बनाता है। जुडिशरी का काम है ये रेगुलेशन करेगा, ये चेक करेगा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन केस इनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ तो उस कन्फ्लिक्ट को चेक करेगा, ये देखेगा कि ये लोग लॉ के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, देन जुडिशरी जजमेंट देगा। तो वी हैव एग्जीक्यूटिव, वी हैव लेजिस्लेचर एंड वी हैव जुडिशरी।
दिल्ली के एग्जीक्यूटिव में हेड हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैं। हर एक स्टेट में जितना भी असेंबली का सीट होता है उसके 15% मिनिस्टर होते हैं। 15%, जैसे गुजरात में 182 असेंबली का सीट है तो उसके 15%, समवेयर अराउंड 27 मिनिस्टर होंगे। बट दिल्ली के अंदर, पुडुचेरी के अंदर, JNK के अंदर इट इज जस्ट 10%। तो यूटी के अंदर 10% है। तो दिल्ली में 7 मिनिस्टर ही हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली 70 मेंबर है और दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। सो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। दिल्ली का लोकल गवर्नमेंट कैसे है? इंडिया में गवर्नेंस का 3 तरीके से स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंदर रूरल एरिया में, विलेज में पंचायत है, अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका है। दिल्ली में कोई रूरल एरिया नहीं है, दिल्ली पूरा का पूरा अर्बनाइज है। तो जिसकी वजह से दिल्ली में अर्बन लोकल बॉडीज हमें मिलेगा, म्युनिसिपैलिटी मिलेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगा। तो 3 म्युनिसिपैलिटी है दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन NDMC, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके बाद न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस आ गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राष्ट्रपति भवन, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री। देन जहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर रहते हैं, CRPF CISF का हेडक्वार्टर है, उसको दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं या फिर सिंपल उसको दिल्ली कैंट कह सकते हैं। जहाँ पे IIT दिल्ली, JNU लोकेटेड है, वहाँ पे ये दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड है, उसके पास लोकेटेड है। सो दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री के इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है। दिल्ली के अंदर टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है और ये सारा डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं दिल्ली में। देन दिल्ली पुलिस ये आएगी होम मिनिस्ट्री के अंदर। इवन दिल्ली पुलिस का अगर एक कांस्टेबल है वो एक FIR रजिस्टर नहीं कर रहा है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी वहां पे चले जाते हैं तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कांस्टेबल किसको रिपोर्ट करेगा? होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेगा और दिल्ली गवर्नमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। दैट्स वाई कभी कभी दिल्ली गवर्नमेंट कंप्लेन करती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को कैसे रोकें, क्योंकि अगर फीमेल के अगेंस्ट क्राइम होता है तो दिल्ली पुलिस तो हमारे अंडर है ही नहीं, दिल्ली पुलिस हमारी सुनती ही नहीं है, तो हम कैसे रोक सकते हैं? सो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट में आप देखना कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है वहाँ पे, रेवेन्यू मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, पर कोई होम मिनिस्ट्री नहीं है, क्योंकि पुलिस उनके पास है ही नहीं। इसको हेड कौन करते हैं? पुलिस कमिश्नर इसको हेड करते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये दिल्ली में लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल एंड लीजर एक्टिविटी, DDA। तो दिल्ली में जो फ्लैट का एलोकेशन होता है और दिल्ली में जो लैंड का रीडेवलपमेंट होता है वो सारा DDA करता है, और DDA को डायरेक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो हरदीप पुरी अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है तो वो डायरेक्ट करते हैं। दिल्ली के अंदर ऑफिसर हैं IAS ऑफिसर एंड डायनिक्स ऑफिसर, इन दोनों का रिक्रूटमेंट UPSC करता है, और UPSC सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटिंग एजेंसी है, जैसे गुजरात में GPSC है, गुजरात गवर्नमेंट का रिक्रूटिंग एजेंसी है। सो मल्टीपल अथॉरिटी दिल्ली में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, देन उसके बाद DDA है वहाँ पे, देन MCD है वहाँ पे, फिर जहाँ पे मिलिट्री एरिया है वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड है। सो मल्टीपल गवर्निंग अथॉरिटी है, जिससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू अभी दिल्ली के अंदर एग्जिस्टिंग गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमने आर्टिकल 239AA को हमने फ्रेम किया, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका नाम होगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली इज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे आएंगे चीफ मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो एक्ट ने क्लियर किया है कि फाइनल से होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा, चीफ मिनिस्टर जो दूसरे स्टेट में पावर एंजॉय करते हैं दिल्ली में वो पावर एंजॉय नहीं करेंगे। इट क्रिएटेड लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली 70 मेंबर हमने फिक्स किया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका इलेक्शन कंडक्ट करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में 4 इलेक्शन कंडक्ट करता है,
दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन, पार्लियामेंट के अंदर वी हैव राज्यसभा एंड वी हैव लोकसभा, एंड देन उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर का। तो स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलसी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड देन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो 4 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, बट पंचायत का इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। देन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991, इसको हमने पास किया था 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसके अंदर ये कहा गया असेंबली का पावर क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर क्या होगा, चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी क्या है विथ रेस्पेक्ट टू नीड टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू एलजी। तो इसके अंदर क्लियर कट डिमार्केशन है, एलजी का लाइन क्या है, चीफ मिनिस्टर का लाइन क्या है, कहाँ पे उनको रिपोर्ट करना है, कहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है, कहाँ पे परमिशन लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर ऑफ स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के सारे मैटर पे ये लॉ बना सकता है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। पब्लिक ऑर्डर क्या होता है कि कब कर्फ्यू लगाना है, कब पुलिस का विजिलेंस इंक्रीज करना है, तो ये पब्लिक ऑर्डर होता है। बट पार्लियामेंट के पास ओवर राइडिंग पावर है। रीजन, इंडिया में 2 टाइप का टेरिटरी है, वी हैव यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, एंड यूनियन टेरिटरीज का गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फेडरल रिलेशन है, दोनों पावर को शेयर करते हैं, बट यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के बीच में यूनिटरी रिलेशन है, यानी यूनियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन को सुपर इम्पोज करता है, यूनियन टेरिटरी इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो वो यूनियन गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट रह के काम कर नहीं सकता। तो पार्लियामेंट यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो उसके पास ओवर राइडिंग पावर है। दिल्ली असेंबली कोई भी लॉ बनाता है, पार्लियामेंट उसको ओवर राइड कर सकता है, पार्लियामेंट उसको निगेट कर सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल 10% है, ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली 7 मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो बाकी सारे जो स्टेट में है दैट इज 15% है, यहाँ पर 10% है। नाउ चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। गुजरात के चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। तो प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहता है कि आप उनको ओथ दिला दो। एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। Council of Minister is collectively responsible to the Legislative Assembly of Delhi. Council of Minister headed by Chief Minister to aid and advise LG in exercise of his function except insofar where he is required to act in his discretion. Discretionary power इनके पास ज़्यादा है यहाँ पे। In case of difference of opinion, ये सारे मैटर को ये प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे and president will take decision accordingly. आर्टिकल 239 AA क्लॉज 4, इसमें ये कहा जाता है कि इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ये सारे मैटर को प्रेसिडेंट के पास सेंड करेगा। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक स्पेशल पावर है, तो उसके थ्रू प्रेसिडेंट के पास मैटर भेज सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बार बार आप 239 AA क्लॉज 4 को यूज मत करो, आप रिस्ट्रेन करो, कम से कम टाइम पे इसको यूज करो। दिल्ली के अंदर चैलेंजेस क्या हैं से, अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो 2 टाइप के दिल्ली आप देखेंगे। अगर साउथ दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे देखना कि बहुत ही रिच एस्टैब्लिशमेंट है, इंपॉर्टेंट ब्रांड्स है, उसके शोरूम आपको मिलेगा। अगर आप ईस्ट दिल्ली में जाते हो, नॉर्थ दिल्ली में जाओगे तो आपको लगेगा कि मतलब दिस इज नॉट इवन वर्दी टू कॉल दिल्ली, कि बहुत ज़्यादा स्लम है, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग है, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है 384 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 सेंसस के हिसाब से। दिल्ली का है
11,900 समथिंग पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो जितना भी इंडिया का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है मल्टीप्लाई बाई 30, मैं ऐसा कह सकता हूँ इवन मोर देन 32 33 दैट विल बी दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी है। टू मच कंजेशन। मैं अभी दिल्ली में देखता हूँ तो क्राइम वहाँ पे अकर होता है। इस बार के बुकलेट में हमने इंट्रोड्यूस किया है कि वर्ल्ड के 15 पोल्यूटेड सिटी कौन से हैं। एक अभी रिपोर्ट आया था तो उसमें 13 सिटी इंडिया का है और दिल्ली वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाला सिटी वो भी दिल्ली है। वर्ल्ड में कोई ऐसा कैपिटल जिसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो दिल्ली है। वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री का कैपिटल जहाँ पे क्राइम रेट एक्सट्रीम है दैट इज़ दिल्ली। दिल्ली में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अब सपोज करो कोई डिप्लोमेट दिल्ली में आता है, कोई भी फॉरेन डिग्निटरी दिल्ली में आता है, वो दिल्ली को देख के इंडिया का इंप्रेशन बनाएगा। तो अगर दिल्ली में उसको खराब एक्सपीरियंस होता है तो उसको लगेगा कि पूरे इंडिया में ऐसा हो रहा होगा। दिल्ली में उसको अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो उसको लगेगा कि पूरे इंडिया में ऐसा हो रहा होगा। उसके पास तो टाइम नहीं है ना कि पूरे इंडिया के हर एक कॉर्नर में जाके देखे। तो दिल्ली को हमें इस तरीके से बनाना चाहिए कि ये पूरे इंडिया के लिए एक मॉडल हो। लेकिन अभी ऐसा होता है कि दिल्ली जो है वो नेगेटिव वे में अपने इमेज को पोर्ट्रे करता है। अगर आप पार्लियामेंट वाले एरिया में, राष्ट्रपति भवन वाले एरिया में जाके देखोगे, आपको लगेगा कि इन विच कंट्री यू आर रोमिंग, मतलब ये इंडिया है भी नहीं। लेकिन वही अगर आप दिल्ली के दूसरे पोर्शन में मूव करो तो वो बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जब मैं दिल्ली जाना मैंने स्टार्ट किया तो पहले मैं बड़ौदा में रहा हूँ। तो बड़ौदा काफ़ी क्लीन सिटी है, इवन अहमदाबाद से भी कंपेरेटिवली आप देखोगे तो क्लीन सिटी है। तो मैं इसे नीचे देखता नहीं था, ऐसे ही मतलब चलते रहता था। पर दिल्ली में जो है वो नीचे देखना पड़ा, कहीं पे गोबर है, कहीं कुत्ते का एक्सक्रीटा है, मतलब ऐसा है। फिर मेरा जो ऑफिस है वहाँ से मैंने घर बहुत पास में लिया था, अराउंड 100 मीटर, उससे 100 मीटर से भी कम, 50 मीटर है। लेकिन मेरा जो ऑफिस है और घर के बीच में एक बड़ा सा सर्कल आता है। तो मैं 3 बजे 4 बजे तक ऑफिस में काम करता था, क्योंकि वैसे भी अब घर जाके मैं क्या करूँगा, क्योंकि सोना ही है। तो मैं ऑफिस पे ऐसे काम करता था और लाइब्रेरी वहाँ पे 24/7 है, तो दूसरा स्टाफ भी रहता था सपोर्ट के लिए कि कुछ अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैं उससे मंगवा लूँ। तो मैं जब 4 बजे जाता था तो वहाँ पे टॉयलेट्स बहुत कम है उस एरिया में, तो जिसके वजह से जो लारी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, वो सारे के सारे बैठे रहते थे वहाँ पे ऐसे। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, सुबह सुबह ये सब देखना मतलब ठीक नहीं है, ऐसा है ना। तो फिर मैं अपने काम को क्या करता था, 11-12 बजे रैप करता था और फिर चला जाता था। फिर जो भी काम होता था मैं घर पे करता था। जबकि वो जो एरिया है जहाँ पे ऑफिस है हमारा, वो सेंट्रल दिल्ली वाला एरिया है, वन ऑफ द पॉश एरिया है दिल्ली का। तब ये हाल है। अगर मैं ईस्ट दिल्ली में जाऊँगा, नॉर्थ दिल्ली में जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर दूसरा था कि दिल्ली में मैं ऐसे स्ट्रीट फूड को लेके मैं बहुत ज़्यादा फूडी था, तो मैं कहीं भी कुछ भी दिखता था खा लेता था। फिर 2018 में ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत ही खतरनाक फूड पॉइजनिंग हुआ, और ऐसा फूड पॉइजनिंग हुआ कि 7 दिन तक मैं बेड रेस्ट पे था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, यहाँ के स्ट्रीट फूड को मैं ट्राई नहीं करना है। तो अगर दिल्ली में आप देखोगे तो समटाइम्स मतलब ऐसा आपको लगेगा कि हाउ पीपल सर्वाइव ओवर हियर। और प्रॉब्लम ये है कि वो नेशनल कैपिटल है, तो नेशनल कैपिटल जो है वो नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करता है। तो नेशनल कैपिटल है इंडिया के लिए, ये मॉडल होना चाहिए, ये सिंबलाइज करे इंडिया के पॉजिटिव इमेज को, सिक्योरिटी कंसर्न को। यहाँ पे पॉपुलरली इलेक्टेड सीएम है, असेंबली है, बट उनके पास कुछ पावर ही नहीं है। एलजी है, उनके पास सारा का सारा पावर है। मल्टीपल अथॉरिटी है जिससे कंफ्यूजन होता है, डिले होता है, फ्रिक्शन होता है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जैसे अभी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उससे अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। एमसीडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो कहेगी कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। तो मल्टीपल अथॉरिटी है जिससे कोई सोल्यूशन निकलता ही नहीं है, और बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है दिल्ली में, बट वो प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन ही निकलता, और प्रॉब्लम भी ऐसा सिस्टमेटिक है तो उसका भी सोल्यूशन नहीं निकलता। उसके बाद बहुत डिफिकल्ट है दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, हु इज रिस्पॉन्सिबल। दिल्ली में क्राइम हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, डेवलपमेंट गैप है, दिल्ली के ही दूसरे पार्ट्स में आपको मिलेगा। क्राइम रेट वहाँ पे बहुत हाई है, इवन दिल्ली इनफेमस है, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे इनफेमस है वो। अर्बन एरिया के प्रॉब्लम है, कंजेशन है। अगर दिल्ली में आपके पास कार है और आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो इट विल बी लाइक ए हेडेक फॉर यू।
उससे बेस्ट है आप वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लो। इवन वहाँ के बस को भी आप यूज़ करोगे तो भी बेटर है। बस को यूज़ कर सकते हो, मेट्रो को यूज़ कर सकते हो, सम कुछ एरिया में लोकल ट्रेन को यूज़ कर सकते हो। बट खुद के कार में जाओगे तो वो नाइटमेयर है। बाइक है, यस यू कैन ट्रैवल, बट कार बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ट्रैफिक का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली का सोल्यूशन क्या है? एक, हमें दिल्ली को पूरा का पूरा स्टेट बना देना चाहिए विथ सेंटर गवर्नमेंट का कंडीशनल वीटो, कि ओके दिल्ली को स्टेट बना दिया, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जो करना है करो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक वीटो पावर होना चाहिए। ओके नहीं नहीं, ये जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, अच्छा उसको कैंसिल कर दो। तो वीटो मीन्स एक नेगेटिव पावर होता है, वो सेंटर के पास होना चाहिए। एंड क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ पावर कि स्टेट गवर्नमेंट ये करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगा, ऐसा नहीं कि दोनों के ऊपर डाल दिया, कंफ्यूजन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। दूसरा, हम एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेस है, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिप्लोमेटिक ऑफिस, एम्बेसीज, इन सबको हम यूनियन टेरिटरी की तरह रखें। लेकिन बाकी दिल्ली को हम क्या करें, स्टेट में कन्वर्ट कर दें। अब जैसे कि आउटर दिल्ली में द्वारका एरिया है, या आउटर दिल्ली में मुनीर का एरिया है, या फिर ईस्ट दिल्ली का एरिया है, तो उसको हमने स्ट्रेटेजी क्यों रखा है, वो यूनियन टेरिटरी क्यों रखा है, उसको हम स्टेट बना दें। सिर्फ न्यू दिल्ली वाला एरिया है उसको हम यूटी बना दें, और वहां पे कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल, कोई भी एंटर नहीं हो सकता, कोई भी वहां से जा नहीं सकता। इस वे में हमें वर्क करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि पॉसिबल है तो दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर में, स्पेशली डिप्लोमेटिक ऑफिस जो है वो दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर में लोकेटेड है, तो उन सबको शिफ्ट करके एक जगह पे लेके आए। जैसे कि कुछ कंट्री का जो एम्बेसी है वो साउथ दिल्ली के अंदर है, तो उसको शिफ्ट करके हम न्यू दिल्ली के अंदर लेके आए। तो सिर्फ उतने एरिया को ही हम यूटी रखें, बाकी को स्टेट में कन्वर्ट कर दें। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में रखें, या फिर यूनियन टेरिटरी दिल्ली को बना दे विदाउट अ लेजिस्लेचर। कोई झंझट नहीं, कोई इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं, सारा का सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और दूसरा, म्युनिसिपैलिटी रहेगा वहाँ पे, तो म्युनिसिपैलिटी सारा काम करेगा, एजुकेशन का, हेल्थ का और सिक्योरिटी का, लैंड का जो मेजर वर्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो 3 टियर अभी हमने स्ट्रक्चर रखा है, और जो सेकंड टियर है यानी स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास कुछ पावर ही नहीं है, तो क्यों नहीं हम 2 टियर ही रखें। सो ये पूरा जो है दिल्ली के बारे में।